Hello guys, welcome to our fourth lecture of accounting, and today we'll continue our basic accounting terms and we'll end it today itself. So let's see what our next term is. Next term is profit और income. प्रॉफिट और इनकम का मतलब अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो ये हुआ लाभ या मुनाफा। बिजनेस के रूटीन कोर्स से, बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज से जो भी हम सेल या सर्विस करते हैं उससे जो भी पैसा आता है वो रेवेन्यू कहलाता है। उस दौरान जो भी खर्च होता है वो सारा एक्सपेंसेस कहलाता है। तो अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं तो जो डिफरेंस है प्रॉफिट कहलाएगा। इसी तरह से एक टर्म आती है गेन। गेन और प्रॉफिट को अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, मतलब उसका मतलब भी मुनाफा, उसका मतलब भी मुनाफा। लेकिन यहाँ अकाउंटेंसी में हम इसे, जो इसका बेसिक डिफरेंस है उसे समझकर देखते हैं। हुआ ये प्रॉफिट में कि जो बिजनेस की रूटीन एक्सरसाइज थी, मतलब जहाँ माल बेचते थे या सर्विस देते थे कस्टमर्स को, और उस माल को बेचकर या उस सर्विस को प्रोवाइड करके जो प्रॉफिट आया उसे हमने प्रॉफिट कहा था। लेकिन अगर प्रॉफिट बिजनेस के उन ट्रांजैक्शन से आ रहा है जो कि बिजनेस में रेगुलर नहीं है, जैसे कि हमने एक कार खरीदी या हमने एक पिकअप डिलीवरी ट्रक खरीदा, मानते हैं हमने एक डिलीवरी ट्रक खरीदा, वो हमने क्यों खरीदा? ताकि हम हमारे कस्टमर्स को मटेरियल सप्लाई कर सकें। हमने वो पिकअप ट्रक 5 लाख रुपए का खरीदा, 15 दिन बाद हमें उसे बेचना पड़ा और हमने उसे बेचा 5,15,000 रुपए का। खरीदा था हमने 5 लाख रुपए का, बेचा हमने 5,15,000 रुपए का। कितना प्रॉफिट हुआ? 15,000 रुपए। क्यों? खरीदा 5 लाख का था, बेचा 5,15,000 का। लेकिन क्या हमारा बिजनेस डिलीवरी ट्रक खरीदने और बेचने का था? नहीं, हमारा बिजनेस था मटेरियल सप्लाई करने का। तो ट्रक को बेचना ये हमारा रूटीन बिजनेस नहीं है, लेकिन ये प्रॉफिट, ये गेन हुआ तो बिजनेस में ही है, लेकिन ये बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज से अलग है, इसलिए इसे गेन कहेंगे। और अगर यही मुनाफा, यही लाभ हमें बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज से हुआ होता, जो आइटम हम डिलीवरी कर रहे थे उनको बेचकर हुआ होता, तो उसे हम कहते प्रॉफिट या इनकम। होप द डिफरेंस इज क्लियर। नेक्स्ट, लॉस। लॉस को अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो ये नेगेटिव प्रॉफिट भी होता है। इसका मतलब अगर आपके खर्च बिजनेस में आने वाले रेवेन्यू से ज़्यादा हैं तो बिजनेस में लॉस हो जाता है। तो हम सिंपली जानते भी हैं, अगर हमारे खर्चे हमारी आमदनी से ज़्यादा हैं तो हम लॉस में हो जाते हैं। सेम टर्म अप्लाइज टू अकाउंटेंसी। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट आप सभी जानते हैं, सबने शॉपिंग की हुई है, सब मार्केट जाते हैं। हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं, जब भी कोई आइटम परचेज करने जाते हैं, तो हम सबसे पहले उस पर डिस्काउंट जानना चाहते हैं कि हमें ये जो उसकी प्राइस है, जो उसकी मार्केट प्राइस है, उससे कितने कम रुपए पर मिल रहा है। इसे अकाउंटेंसी की भाषा में कंसेशन और रिबेट ऑन परचेज ऑफ गुड्स टू द कस्टमर। गाइस, ये डिस्काउंट दो तरह का होता है। दो तरह का कैसे? पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब, अगर आप किसी शॉप से या किसी सप्लायर से एक बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदते हैं या एक बहुत बड़ी वैल्यू का सामान खरीदते हैं, वैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा पैसे का, जैसे मतलब अगर आपने किसी, मान लीजिए आप पेप्सी खरीदने गए, आपने एक शॉप पर गए कि अंकल हमें पेप्सी चाहिए। कि बेटा कितनी चाहिए? कि एक। कितने की है? कि 20 रुपए की बोतल। ओके, आपने 20 रुपए दिए, ले लिया। यहाँ आप डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि आप सिंपली एक आइटम खरीद रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, सर अंकल, मैंने अभी 10th में ना 90% प्लस स्कोर किया है और मैं स्कूल का टॉपर हूँ और मुझे मेरे फ्रेंड्स को पार्टी देनी है और मुझे पेप्सी की 100 बोटल्स चाहिए। नाउ यू विल स्टार्ट आस्किंग फॉर अ डिस्काउंट बिकॉज नाउ यू नीड अ क्वांटिटी। नाउ यू रिक्वायर अ क्वांटिटी एंड यू विल आस्क फॉर अ डिस्काउंट। अंकल अब बताइए
एक तो आपने 20 रुपए की दी, लेकिन मुझे तो 100 बोतल चाहिए, कितने की देंगे, होलसेल प्राइस क्या है आपका, आप ये तक पूछ डालेंगे। तो यह जो इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदने पर आप डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन इस ट्रेड डिस्काउंट की खास बात, जो भी आपकी प्राइस थी लेट से 20 रुपए, अब मान लीजिए आपको उस शॉपकीपर ने आपसे कहा कि अगर आप 100 बॉटल्स पेप्सी की लेते हैं तो आपको 18 रुपीज में लग जाएगी। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 2 रुपए का। ये डिस्काउंट क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। अब हम अगर आप पीपीटी पर फोकस करें तो यहां ग्रॉस सेल प्राइस दिया हुआ है, ये ग्रॉस सेल प्राइस इस केस में क्या हुई, 20 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ, 2 रुपीज। तो ग्रॉस सेल माइनस ट्रेड डिस्काउंट, 20 माइनस 2 इक्वल्स टू 18 विच इज सेल प्राइस। तो मतलब उस शॉपकीपर के लिए पेप्सी की बोतल सेल करने की प्राइस रही 18 ना कि 20। अब खास बात, जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट ले रहे हैं या सप्लायर हमें दे रहा है, तो दोनों में से कोई भी इस ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि ये ऑन स्पॉट ही डिस्काउंट लिया और दिया जाता है। सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू या जिसे हम कहें सेल प्राइस या आपके केस में परचेज प्राइस को ही रिकॉर्ड करेंगे हम। जो भी सारी अगर सप्लायर बिल बना रहा है, इनवॉइस बना रहा है, तो वो 18 रुपीज के हिसाब से बनाएगा। और आप अगर चेक भर कर दे रहे हैं पेमेंट में, तो आप भी 18 रुपीज के हिसाब से देंगे। अब 20 का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ग्रॉस सेल प्राइस थी। क्लियर है पॉइंट। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ सेल प्राइस, नेट सेल प्राइस को रिकॉर्ड किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टर्म है कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम पेमेंट को टाइम पर कर देते हैं। लेट्स से जब भी आपने, अगर आप अपने फादर से डिस्कस करेंगे, अपने घर में बिजनेस डिस्कस करेंगे, तो ये टर्म्स आपको समझने में काफी इजी रहेंगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स इस तरह के डिस्काउंट्स रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस में लेते और देते रहते हैं। कैश डिस्काउंट कब होता है, जब भी आप किसी सप्लायर को टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है फॉर टाइमली पेमेंट, कि आपने टाइम पे पेमेंट किया। और वो इसलिए क्यों, वो सप्लायर आपको ये डिस्काउंट क्यों दे रहा है, क्योंकि उसे टाइम पर पेमेंट मिल जाएगा। तो इसमें दोनों का ही गेन होता है, दोनों ही विन विन सिचुएशन में होता है। सप्लायर को टाइम पर पेमेंट मिल गया और आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया। नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करते हैं गाइस, वो होती है बैड डेट्स। इसे शब्द को ध्यान से देखिएगा, बैड डेट्स। इसे डेबिट्स नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब जब आपकी उधार डूबत चली जाती है। शब्द सुना होगा आपने, डूबत। पैसा आपका डूबत चला जाता है। किन से, जिनको आपने उधार माल बेचा था। किनको बेचा था, याद कीजिए, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। जिनको माल उधार बेचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डेटर्स। जिन डेटर्स को हमने माल उधार बेचा था, अब अगर उनसे पैसा वसूल नहीं कर पा रहे हैं हम, और हमने ये एज्यूम कर लिया है या उस डेटर ने हमें ये क्लियर कर दिया है कि ये पैसा अब नहीं आएगा, तो इसे कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट बिजनेस के लिए एक लॉस होता है। नेक्स्ट टर्म इज इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन, ये शब्द आपने हिंदी में सुना होगा, दिवालिया। दिवालिया मतलब वो शख्स, वो आदमी जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है, हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा है उसे दिवालिया कहेंगे। ऐसा कब होता है, एक आदमी दिवालिया कब होता है, जब उसका कर्ज या उसकी देनदारी या हमारी अकाउंटेंसी में लायबिलिटीज उसकी असेट्स से या उसकी संपत्ति से ज़्यादा हो जाती हैं। मतलब जब उसकी देनदारी उसके पास जो है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो वो आदमी अपना कर्ज नहीं चुका पाता है, और इस तरह के शख्स को इनसॉल्वेंट पर्सन या दिवालिया भी कहते हैं। सॉल्वेंट इसका जस्ट अपोजिट, जो आदमी अपना कर्ज चुका सकता है, उसके केस में असेट्स लायबिलिटीज से ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट टर्म इज प्रोप्राइटर और ओनर। किसी भी बिजनेस के मालिक को प्रोप्राइटर या ओनर कहते हैं।
ये वो पर्सन होता है जो बिजनेस स्टार्ट भी करता है और बिजनेस से जुड़ी सारे लाभ हानि रिस्क सब उसी पर्सन की होती हैं। वो पर्सन प्रोपराइटर कहलाता है, ओनर कहलाता है। आप सबके यहाँ जो बिजनेस चल रहे होंगे उसमें आपके फादर जो ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो सारी बिजनेस की रिस्क एज्यूम करते हैं, वो आपके बिजनेस के प्रोपराइटर कहलाते हैं। गाइस, इन टर्म्स को घर पर डिस्कस जरूर कीजिएगा अपने फादर से। यू विल रियली लर्न प्रैक्टिकली देम, है ना। नेक्स्ट टर्म इज टर्नओवर। टर्नओवर आपने काफ़ी घर में जब बिजनेस का कभी डिस्कशन होता होगा आपके पापा चाचा के बीच में, आपके पापा दादा के बीच में, तो आपने एक टर्म जरूर सुनी होगी, टर्नओवर। बिजनेस का टर्नओवर कितना है। ये टर्नओवर शब्द का मतलब है वो टोटल अमाउंट, सालाना बात करेंगे पूरे साल की, वो टोटल अमाउंट जो कि शॉप से सामान बेचकर या सर्विस देकर रिसीव किया जाता है, वो अमाउंट टर्नओवर कहलाता है। मतलब पूरे साल में आप जितने का माल बेच लेते हो वो टर्नओवर कहलाता है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई असेट्स खरीदते हैं, असेट्स याद आ गया, हमने असेट्स की बात की थी, वो आइटम्स, वो वैल्यूज जिनका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेने वाले हैं, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड असेट्स की। फिक्स्ड असेट्स में भी टेंजिबल असेट्स की। टेंजिबल मतलब जिन्हें टच किया जा सके, छुआ जा सके, जैसे कि कार, मशीन, फर्नीचर, ये सारी बिल्डिंग, ये सारी टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ कि जब भी हमने कोई फिक्स्ड असेट्स खरीदी, टेंजिबल असेट्स खरीदी, तो लेट्स से हमने 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। मैं अभी स्लाइड के एग्जांपल से बाहर बात कर रहा हूं। अभी हमने मान लीजिए हमने 10 लाख की एक मशीन खरीदी। उस मशीन को जब हमने 10 लाख में खरीदा, किस लिए खरीदा? हमने हमारी फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए खरीदा। तो क्या 5 साल बाद भी उस मशीन की वैल्यू 10 लाख रुपए ही रहेगी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होगा? उस मशीन की वैल्यू कुछ घट जाएगी। अगर आप उस मशीन को दोबारा से रीसेल करना चाहते हैं, वापस से बेचना चाहते हैं किसी को, क्या वो 10 लाख में बिकेगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बिकेगी, वो कुछ कम प्राइस में बिकेगी। तो एक कम प्राइस मान लीजिए कि वो हमें अब 4 लाख में बिकती है। खरीदी थी 10 लाख में, बिक रही है 4 लाख में। तो ये 6 लाख रुपए कहाँ गए? ये डिफरेंस के 6 लाख रुपए कहाँ गए? 6 लाख कौन से? 10 लाख में खरीदी, 4 लाख में बेची, तो बीच के 6 लाख रुपए कहाँ गए? ये 6 लाख रुपए अब मशीन की वैल्यू घट चुकी है। इस 6 लाख रुपए की वैल्यू डिसअपीयर हो चुकी है। 6 लाख रुपए की वैल्यू हम यूज कर चुके हैं, हमने मशीन यूज कर ली है। ये 6 लाख रुपए की वैल्यू समय के साथ घट गई है। तो ये जो 6 लाख रुपए हैं, ये जो वैल्यू जो समय के साथ घट रही है, यूज के साथ घट रही है, ये ही डेप्रिसिएशन कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए आपकी वीडियो में, मशीन की कॉस्ट अगर 5 लाख है, मशीन की लाइफ अगर 10 साल है, 10 साल मशीन ने चलना है, तो हर साल कितनी वैल्यू गिरेगी मशीन की? तो ऑन एन एवरेज 5 लाख डिवाइड बाई 10, तो हर साल मशीन की 50,000 रुपए से वैल्यू गिर जाती है। क्लियर है डेप्रिसिएशन? नेक्स्ट पॉइंट और आपकी लास्ट टर्म हम डिस्कस करते हैं वाउचर। शब्द तो बहुत सुना होगा वाउचर, इसका मीनिंग समझा देता हूं। ये एक प्रूफ है डॉक्यूमेंट्री। सर ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का मतलब, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जब भी आप माल खरीद रहे हैं तो जिससे आपने माल खरीदा है उससे इनवॉइस लेते हैं, बिल लेते हैं, वो बिल ही वाउचर है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमने किया है उसका एक प्रूफ अगर हमारे डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो ही वाउचर कहलाता है। जैसे आपने अगर किसी को पेमेंट किया तो आप वहां से रिसीट लेते हैं। आप रिसीट लेंगे कि हमने इतना XYZ जो भी अमाउंट का आपने पेमेंट किया वो पेमेंट किया, तो सामने वाले ने उसको एक्नॉलेज किया तो उसके लिए आपको रिसीप्ट दे दी, तो रिसीट ही वाउचर कहलाती है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्री, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। ओके गाइस, थैंक्स, सी यू अगेन। गाइस, आपको कल
एक वीडियो के थ्रू ही होमवर्क मिलेगा। ये होमवर्क आपको 3 से 5 मिनट की अपनी वीडियो बनाकर सबमिट करना है। घर की किसी भी प्लेन वॉल के सामने आप बैठ जाएंगे, अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपको कल मिलेंगे वो आपको कल मतलब सैटरडे को, और ये आपको संडे इवनिंग तक, संडे इवनिंग मतलब 17th ऑफ मे तक आपको सबमिट करना है 8 बजे तक। संडे इवनिंग 17th मे अप टू 8 PM आपको सबमिट करने हैं। ये सिंपली इस होमवर्क से आपको कोई इवैल्यूएशन नहीं करना, मुझे सिंपली ये देखना है कि जो मैं समझा रहा हूं क्या वो आप तक पहुंच रहा है, जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं क्या वो आप तक पहुंच रहा है। अगर वो आप तक पहुंच रहा है बस मुझे सिर्फ यही चेक करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं। गाइस थैंक यू।